हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो गाइस, एंशिएंट फिलोसोफर महर्षि कनद, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वो और डिवाइड नहीं हो पाएगा। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद पोस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, पदार्थ जिसे पदार्थ कहते हैं हिंदी में, we shall get smaller and smaller particle. Unfortunately, a time will come beyond which further division will not be possible. मतलब कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हम उसे और डिवाइड नहीं कर सकते। सो गाइज, ये था महर्षि कनद का पोस्टुलेट, जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को डिवाइड करते जाएं, छोटे से छोटे पार्ट में पदार्थ को डिवाइड करते जाएं, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसके बाद वो और डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसके बाद गाइज, अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing a matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further. एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने भी यही कहा कि अगर हम किसी पार्टिकल को डिवाइड करते जाए एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसके बाद वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो गाइस, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्यों डिवाइड नहीं हो पाएगा, और अगर जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी आएगी वो क्या होगी, एटम्स जिसे बोलते हैं। आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ पार्टिकल होता है एटम। उसके बाद गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। सो इसमें क्या है, दो लॉज हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में। पहला जो लॉ है वो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो गाइस, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप इस एक्सपेरिमेंट को पढ़िएगा और आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछना। सो चलो देखते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअल में है क्या। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So guys, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportion. So Lavoisier ने अपने साइंटिस्ट मेट्स के साथ क्या देखा कि कोई भी कंपाउंड है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है, चाहे फिर वो कहीं भी बनाया गया हो, डजेंट मैटर वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और प्रिपेयर्ड इट। सो गाइज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपाउंड कहाँ पे बना हुआ है, किसने बनाया है, लेकिन जो उसके एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होता है वो ऑलवेज सेम होता है। तो इसी से बनता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। H2O, हम वाटर को जानते हैं H2O, जिसका रेशियो 1:8 हमेशा होता है। इंस्टेड ऑफ, फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से वाटर का सोर्स है, चाहे आप तालाब का पानी ले लो, नदी का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, हर जगह जो H2O है, जो वाटर है, उसका प्रोपोर्शन 1:8 होता है। तो गाइज, अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करें, मतलब उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में बांटें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में H2O को बांटें, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा मिलेगा। सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3। अमोनिया में NH3 में जो नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है वो हमेशा 14:3 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। सो गाइज, ये दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही लॉ आपको रटे हुए होने चाहिए जुबान पर, क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। सो गाइज, जॉन डेल्टन ने भी अपनी कुछ थ्योरी दी है जिसको हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। डेल्टन्स atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion. So guys, जो डेल्टन थे उन्हीं के थ्योरी ने हमें समझाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेल्टन की थ्योरी की मदद से ही हम इन दोनों को समझ पाए। सो अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, all matter whether element, compound or a mixture is composed of small particles called atom. The postulate of this theory may be stated as follows. So guys, अभी postulate है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये postulate, आपकी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 110% गारंटी है कि जो postulates होते हैं उनमें से कोई ना कोई postulates आता ही है। So चलो अभी postulates देखते हैं क्या है। फर्स्ट, all matter is made up of very tiny particles called atom. जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Similarly guys, एटम को भी हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये बहुत छोटे होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता या फिर कहीं और छोटा नहीं किया जा सकता। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इनटू मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम होते हैं किसी भी
एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं और मास में सेम होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, किसी भी अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके मास अलग हो सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती हैं। जैसे हम समझ लें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। सो गाइस इसके जो एटम होंगे ना, O2 और N2 की बात कर रहे हैं, तो O2 और N2 दोनों के मास अलग हो सकते हैं और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी अलग हो सकती हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम होते हैं वह एक स्मॉल रेशियो में कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल देखा 1:8 में बनाते हैं, एमोनिया का देखा 14:3 में बनाते हैं। सो इस तरीके से वो हमेशा होल नंबर में बनाते हैं, मतलब जो उनके एटम्स का रेशियो होता है वो ऑलवेज होल नंबर में होता है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। सो गाइस किसी भी कंपाउंड में जो एटम का नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब कि ना ही उससे कम हो सकता है ना ही ज़्यादा हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में। जैसे हम अमोनिया की बात कर ले NH3, तो इसमें कंफर्म है कि 14:3 में होगा इसका मास, और N होगा, H होगा और 3 टाइम्स H होगा। एक नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन होगा। इस तरीके से ये कंफर्म है कि जो उनका रेशियो होता है, जो उनका नंबर होता है एटम का, वो सेम होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में। सो गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई होप आप सब सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो एक बार कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर से बता देना, और उसका भी एक्सप्लेनेशन इसके लिए अलग वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। सो व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या होता है? आई होप आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एटम, मॉलिक्यूल, यही तो चैप्टर ही है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड मैंसन बिल्डिंग वॉल्स? फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन ए कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म ए बिल्डिंग। सो गाइस क्या होता है कि जब कोई घर बनाते हैं तो घर में क्या होता है, एक छोटे छोटे ईंट लगे होते हैं। छोटे छोटे ईंट से क्या बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं। एक कमरे से अलग अलग कमरे बनते हैं, फिर बाथरूम, किचन, ये सारी चीज़ बनती हैं, और फिर फाइनली जाके हमारा पूरा पूरा मैंशन या फिर एक बंगला या फिर एक बड़ा सा घर तैयार होता है। मतलब मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, वो ब्रिक है, एक छोटा सा ईंट है। सिमिलरली जो एटम है वो एक ब्रिक है किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए। जो एलिमेंट है या फिर कोई भी कंपाउंड है, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब समझ लें वो एटम से ही बनी है। वो एटम एक ईंट है उस कंपाउंड का। हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं सब एटम से बनी हुई हैं। देन अनदर क्वेश्चन अराइजेस कि कितने बड़े होते हैं। हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। सो गाइस ये एटम इतने छोटे होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को जो सोच सकते हैं, हमारी सोच से भी छोटे, मतलब इसे नेकेड आई से तो देखा नहीं जा सकता, इवन वी कांट इमेजिन ये कितने छोटे हो सकते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ बेयरली एज थिक एज शीट ऑफ पेपर। सो गाइस मिलियंस ऑफ एटम मिलके एक छोटा सा पेज बनाते हैं, एक पेपर, मतलब एक पतला सा पेपर बना सकते हैं। एंड गाइस एटॉमिक रेडियस, जो इसका एटॉमिक रेडियस होता है ना किसी भी एटम का, वो कैसे मेज़र किया जाता है, वो नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है। और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। मतलब कि समझ ले 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके गाइस, ये आपको क्लियर हो गया होगा, रेडियस भी क्लियर होगी, ये रेडियस होता है किसी भी एटम का। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रिलेटिवली साइज़ दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम का क्या साइज़ होता है, उनकी रेडियस क्या होती है, 10⁻⁻10 होता है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल का रेडियस क्या होता है, 10⁻⁹। इसी तरीके से ग्रेन ऑफ सैंड, एंड वाटरमेलन, इस तरीके से इन सब का दिया हुआ है। सो गाइस ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, वो इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन है। मतलब सिलिकॉन, रेत, जो बालू होता है ना, उसका इमेज है एक पतले से लेयर का। सो गाइस उसके बाद आप ये जो देख रहे हो ना, ये सिंबल्स, ये सारे डेल्टन ने दिए थे सिंबल किसी भी एलिमेंट को पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं डिस्कवर किए गए थे, तो ये रिलेटिवली इजी था इतने सारे एलिमेंट्स को याद करना एज ए सिंबल। लेकिन अभी जहाँ पे 118, 120, मतलब इतने सारे एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, तो ऐसे सिंबल से याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस टाइम पे ये सिंबल यूज़ किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए आप देख सकते हो ये वाला सिंबल होता था, फॉस्फोरस के लिए, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, तो अलग अलग सिंबल्स थे। ये डेल्टन ने खुद प्रपोज किया था, डेल्टन का ही प्रपोज सिंबल है ये। तो गाइस आपको आइडिया भी होना चाहिए कौन सा सिंबल किसने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए डेल्टन का भी। उसके बाद गाइस बर्जीलियस आया, तो बर्जीलियस ने बोला कि हम जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं उसके नेम के लेटर से शुरू करें। जैसे कॉपर, कॉपर की बात हुई, कॉपर जहाँ से डिस्कवर किया गया था ना, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा। द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम द सिप्रस और
कैपरस, जो भी आप बोलते हो। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। नाउअडेज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, गाइस IUPAC नेम देता है। आप आगे पढ़ोगे IUPAC नेमिंग क्या होती है, लेकिन उस टाइम पे पहले डेल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए, उसके बाद बर्जीलियस ने अपना कहा कि जो भी नेम होता है कंपाउंड का उसके लेटर से हम इसको नेम दें। उसके बाद IUPAC आया, IUPAC वर्ल्ड वाइड जो नेम होता है वो फॉलो करता है। अब किसी भी कंट्री में रहो, IUPAC नेम से किसी भी केमिस्ट या फिर किसी भी साइंटिस्ट को बताओगे तो वो समझ जाएगा कि ये कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हो, कौन से एलिमेंट की बात आप कर रहे हो। एंड गाइज अकॉर्डिंग टू IUPAC मेनी ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट वन और द 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। जैसे हाइड्रोजन को S से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम को AL नॉट AL। सो गाइस कोबाल्ट को CO नॉट CO। आप यहाँ पे देख सकते हो CO जो है ना C कैपिटल लेकिन O स्मॉल है, और यहाँ पे देख रहे हो C कैपिटल O भी कैपिटल। सो गाइस ये कोबाल्ट को लिखने का गलत तरीका है, मतलब कि आप दोनों कैपिटल नहीं कर सकते, एक स्पेसिफाइड मैनर है, एक फिक्स्ड है। आप कोबाल्ट की बात कहीं भी करो, किसी से भी करो साइंटिफिक वे में, तो आप कैपिटल C कहोगे, स्मॉल O कहोगे। एंड गाइज ये उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आपको देखने में या सुनने में लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने याद कर लिया ना तो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, आपको कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइज कुछ जो सिंबल्स हैं उनके नेम कहाँ से लिए गए, लैटिन और जर्मन और ग्रीक से लिए गए। फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। सो गाइज ये जो आयरन है ना उनके लैटिन नेम से लिया गया, इसका Fe बोलते हैं आयरन को। सो गाइज इस तरीके से इनकी भी नेमिंग हुई, अलग अलग तरीके से नेमिंग की गई। बट अभी ये जो नेमिंग है हम उसे फॉलो करते हैं, कहीं भी केमिस्ट्री पूरा पढ़ते हैं तो हम इसी नेम को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए उतना अभी डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। सो गाइज अपना अपना सबका नाम हो गया, अपना अपना सिंबल है हर एक एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे कुछ सिंबल्स और एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एल्युमिनियम, अर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन। सो गाइस ये आपको इनमें से याद होना चाहिए, ये नेसेसरली। और मैं बोलूँगा आपको अगर पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो आप पीरियोडिक टेबल से ज़रूर से एटलीस्ट 25 to 30 याद कर लो, क्योंकि आपको वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो भी क्वेश्चन आते हैं ना मोस्ट ऑफ 30 के अंदर ही आते हैं, क्लास 9 और 10 तक की मैं बात कर रहा हूँ। एंड गाइस एटॉमिक मास, अब हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पोजेस्ड वाज ऑफ द एटॉमिक मास। सो गाइस डेल्टन ने जो थ्योरी पोजेस की थी उससे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये निकल के आया था एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास के बारे में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आया था। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और एटम। सो गाइस ये क्या कहता है कि जो इनकी थ्योरी थी एटॉमिक मास को बताती थी, मतलब ये एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया जिसके वजह से हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझ पाए कि जो 1:8 या फिर 14:3 में अमोनिया होता है, वाटर 1:8 में होता है। क्यों होता है ये हम एटॉमिक मास के वजह से ही पता कर पाए, या फिर इसे समझने में थोड़ी हेल्प हुई एटॉमिक मास की मदद से। एंड गाइज एक और चीज़ आती है, अब आप सोचते हो कि इतना छोटा एटम है उसका मास हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट आया। सिंस determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the law of chemical combination in a compounds form. सो गाइज जैसा कि मैंने बताया कि बहुत छोटा होता है एटम, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी एटम का हम मास निकालें। इसलिए मतलब हर एक एटम के मास निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए हम रिलेटिव मास का यूज़ करते हैं। कैसे कि वो क्या कंपाउंड बना रहे हैं उसके हिसाब से हम रिलेटिव मास कैलकुलेट करते हैं। Let us understand this by the example कार्बन मोनोऑक्साइड का हम एग्जाम्पल लेते हैं। Let us take the example of compound carbon monoxide formed by carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO. So guys कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 ग्राम कार्बन होता है और 4 ग्राम ऑक्सीजन होता है और फाइनली वो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। In other words, carbon combines with 4:3 times its masses of oxygen. So guys इसे मास के टर्म में समझते हैं, जैसे ये In other words, carbon combines with 4:3 times of mass of oxygen. So guys जो कार्बन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में ना वो 4:3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। एंड गाइज जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले हम AMU में डिफाइन करते थे। हालांकि किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं AMU, लेकिन लेटेस्ट IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हम इसे सिर्फ म्यू बोलते हैं या U से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से इसे म्यू बोला जाता है।
एंड गाइस अगर हम इसी की बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो सपोज करते हैं कार्बन का जो रेशियो है वो 1 है, या कार्बन अगर 1 म्यू है, अगर कार्बन 1 म्यू प्रेजेंट है तो जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन क्या होगा 4/3, मतलब 1 × 4/3 ऑफ कार्बन। सो 1.33 म्यू हो जाएगा ऑक्सीजन का, वहाँ पे कंपाउंड ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक मास। बट गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि ये जो म्यू है वो 1.33 है, कोई होल नंबर नहीं है। तो अगर हम इससे रिलेटिवली कंपेयर करेंगे दूसरे के एटॉमिक मास को तो हमें डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया कि हम जो भी है हम उसे होल नंबर में कंसिडर करते हैं। सो गाइज स्टार्टिंग में जो ऑक्सीजन था वो नेचुरली अकरिंग और सबसे नोन एलिमेंट था, इसके वजह से हमने ऑक्सीजन को ही बेस माना, मतलब ऑक्सीजन के कंपेयर में ही हम एटॉमिक मास निकालने लगे, बिकॉज 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटॉमिक नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज ए यूनिट। क्योंकि उस समय ऑक्सीजन सबसे नोन एलिमेंट था तो हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड रख लिया ऑक्सीजन को, 1/16 ऑफ ऑक्सीजन को हमने एज ए स्टैंडर्ड रख लिया हम दूसरे एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। और हमने ऑक्सीजन को क्यों रखा, दिस वॉज कंसिडर्ड रिलेवेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट कर जाता है, जैसे NO2 बनाता है, O2 बनाता है, मतलब CO2 बनाता है, बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता होगा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसके लिए भी कंसिडर किया गया था। और हमें सबसे बड़ी बात क्या मिल गया, हमें एक होल नंबर मिल गया 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, हमें ये एक होल नंबर मिल गया था। लेकिन 1961 में क्या हुआ, 1961 में हमने ऑक्सीजन को हटाया, उसके जगह पे कार्बन 12 आइसोटोप रख लिया। अब ये आइसोटोप क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, बट समझ लो कार्बन को रख लिया। कार्बन 12 को, 3 टाइप के कार्बन होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो हमने कार्बन 12 को रख लिया क्योंकि कार्बन 12 सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या इसे डिफाइन किया, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ कार्बन 12। सो गाइस ये डिफिनेशन हुई 1 एटॉमिक मास यूनिट की। सो एटॉमिक मास यूनिट किससे डिफाइन हुआ, कार्बन के 1/12 से, कार्बन के 1/12 ऑफ मास से हमने डिफाइन किया एटॉमिक मास यूनिट का। एंड द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। एंड गाइज जो भी एटम थे उनके मास को हमने किससे कैलकुलेट किया, हमने रिस्पेक्टिव लिया, मतलब कि हमने इसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 के कंपैरिजन में हमने एटॉमिक मास सबका कैलकुलेट किया। जैसे इस टेबल में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टेबल दी है जहाँ पे एटॉमिक मास की बात की गई है। अब देख सकते हैं कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 रखा गया है, 12 माइक्रोन, 12 म्यू बोल सकते हैं। अब कार्बन को देखोगे तो कार्बन का है 12 म्यू। सो गाइज यही स्टैंडर्ड रखा गया और सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे जो है ना इन सब का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया है। आप कुछ एटॉमिक मासेस याद कर लो, आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इन सब को अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एलिमेंट पता है, उसका एटॉमिक नंबर पता है तो आप मास निकाल सकते हो। सो गाइज तब तक के लिए वेट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको गाइज वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो फैला दो अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा लो, जो बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा लो। और मिलते हैं एक अगली और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।